आपको पता है कि एक आम नागरिक भी सरकार से सीधा सवाल पूछ सकता है और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। यही शक्ति देता है आरटीआई एक्ट 2005। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 1 से लेकर 31 तक, इजी लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि नॉलेज ही पावर है और आरटीआई है आपका हक। तो सबसे पहले बात करते हैं आरटीआई एक्ट के प्रियम्बल की। आखिर इसका मकसद क्या है? आरटीआई एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है सिटीजन को सारी सरकारी एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेने का हक देना। इसका पर्पस है देश में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और करप्शन को कम करना। इस एक्ट के लिए दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी और एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई एक्ट एक मजबूत डेमोक्रेसी बनाता है क्योंकि ये सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड रखता है और गवर्नमेंट को उनके काम के लिए जवाबदेह बनाता है। लेकिन इस एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच एक बैलेंस भी बनाया गया है। अब आता है सेक्शन 1 अब आते हैं सेक्शन 1 पर। इस एक्ट का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन जब ये एक्ट आया था तब ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, जो कि अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद वहां भी लागू हो गया है। इस एक्ट के कुछ सेक्शन हैं, जैसे कि 4 क्लॉज 1, 5 क्लॉज 1 और सेक्शन 5 क्लॉज 2, सेक्शन 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28। ये सब सेक्शन इनेक्टमेंट के साथ ही तुरंत लागू हो गए थे। बाकी सारे प्रोविजंस 120 दिन के बाद लागू हुए हैं। तो चलिए अब हम आरटीआई एक्ट के कुछ ज़रूरी टर्म्स को समझते हैं जो कि सेक्शन 2 में दिए गए हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 2 है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट उन अथॉरिटीज़ के लिए जो सेंटर या यूनियन टेरिटरीज के अंदर आती है, और स्टेट गवर्नमेंट उन अथॉरिटीज़ के लिए जो स्टेट लेवल पर काम करती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2B सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी। इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि हमें सेक्शन 12 क्लॉज 1 के तहत बनाया गया है, ये देश का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन बॉडी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2C सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीपीआईओ। हर पब्लिक अथॉरिटी में एक सीपीआईओ अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 5 क्लॉज 1 के मुताबिक, जो हमारी आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव और प्रोसेस करते हैं। इसमें असिस्टेंट सीपीआईओ भी शामिल होते हैं जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2D चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशनल कमिश्नर, जो कि सेक्शन 12 क्लॉज 3 के तहत अपॉइंट किया जाता है। ये आरटीआई की अपील्स को सुनने और फैसले देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2E कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है वो शख्स या बॉडी जो आरटीआई से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ऑथराइज्ड है, जैसे कि लोकसभा या स्टेट असेंबली के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर, और यूनियन टेरिटरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2F इंफॉर्मेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का मतलब बहुत ब्रॉड है। इसमें हर तरह के रिकॉर्ड्स, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, मेमो, रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी मौजूद डेटा है वो सभी शामिल किया गया है। इसमें वो इंफॉर्मेशन भी आती है जो प्राइवेट बॉडीज से रिलेटेड है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज उन्हें एग्जिस्टिंग लॉज के तहत एक्सेस कर सकती है। अब आता है हमारा सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में वो सभी बॉडीज आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए लॉज के जरिए बनी है या फिर सरकारी नोटिफिकेशन से एस्टेब्लिश हुई है। इसमें वो एनजीओ भी शामिल हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज आई रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब बहुत ब्रॉड है। इसमें हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल्स, माइक्रोफिल्म्स या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर जनरेटेड मटेरियल भी शामिल है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2J राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है पब्लिक अथॉरिटीज के पास मौजूद इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का हक। इसमें ये सब शामिल है:
डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, उनके नोट्स या कॉपी लेना, सर्टिफाइड सैंपल लेना, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन लेना। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, वैसे ही सेक्शन 15 क्लॉज 1 के तहत हर स्टेट में एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज L, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर SCIC एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर SIC। तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर को सेक्शन 15 क्लॉज 3 के तहत अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2M, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर SPIO। हर स्टेट पब्लिक अथॉरिटी में एक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो RTI एप्लीकेशन रिसीव और प्रोसेस करते हैं। इसमें असिस्टेंट SPIO भी शामिल होते हैं जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंडर काम करते हैं। और लास्ट हमारी डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज N, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है एप्लीकेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति, इसमें पब्लिक अथॉरिटीज भी शामिल हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और RTI एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन को समझते हैं, जिससे आपको अपने हक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सेक्शन 3, राइट टू इंफॉर्मेशन। सेक्शन 3 कहता है हर नागरिक को राइट टू इंफॉर्मेशन का हक है। आपको इस हक से किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। अब आता है हमारा सेक्शन 4, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो सेक्शन 4 पब्लिक अथॉरिटीज की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। इस एक्ट को असरदार बनाने के लिए ये जरूरी है कि सरकारी विभाग खुद ही प्रोएक्टिव हो। अब आता है सेक्शन 4 क्लॉज 1 के तहत हर पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करे, उन्हें सही ढंग से कैटलॉग और इंडेक्स करना, रिसोर्सेज के अनुसार रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड और नेटवर्क करना ताकि उन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है कि 120 दिन के अंदर पब्लिश करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन और ड्यूटीज को, अपने ऑफिसर और एम्प्लॉयज की पावर और ड्यूटीज को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और सुपरविजन मैकेनिज्म को, अपने काम करने के नॉर्म्स को, इस्तेमाल होने वाले रूल्स, रेगुलेशन, मैनुअल्स और रिकॉर्ड्स को, अपने पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी को, पब्लिक फॉर्मुलेशन के लिए पब्लिक से कंसल्टेशन के अरेंजमेंट्स को, और बोर्ड्स, काउंसिल, कमिटीज की डिटेल, और ये भी कि क्या उनकी मीटिंग पब्लिक के लिए ओपन है। ये सब 120 दिन के अंदर पब्लिश करनी होती है। पब्लिक अथॉरिटीज की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने ऑफिसर और एम्प्लॉयज की डायरेक्टरी पब्लिश करें, हर महीने उनके मंथली रेम्युनेशन, वेतन की जानकारी दें, बजट एलोकेशन प्लान और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स को पब्लिश करें, सब्सिडी प्रोग्राम और बेनिफिशियरीज की पूरी जानकारी दें, कंसेशन, परमिट्स या ऑथराइजेशन पर पाने वालों के नाम, जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसे भी अवेलेबल कराएं, इंफॉर्मेशन लेने की फैसिलिटी जैसे लाइब्रेरी या रीडिंग रूम्स के बारे में बताएं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO के नाम और डेजिग्नेशन दें, और कोई भी नया ज़रूरी जानकारी पब्लिश करें। इन सब पब्लिकेशंस को हर साल अपडेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि पब्लिश इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन या पब्लिक को अफेक्ट करने वाले डिसीजन लेते समय इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पब्लिश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड रीजंस, के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल डिसीजन अगर किसी व्यक्ति को अफेक्ट करता है तो उसको उस डिसीजन के पीछे का कारण बताना ज़रूरी है। है हमारा सेक्शन 4 क्लॉज 2, सुओ मोटो डिस्क्लोजर। सेक्शन 4 क्लॉज 2 कहता है पब्लिक अथॉरिटीज को जानकारी खुद ब खुद पब्लिश करनी चाहिए बिना मांगे। इसके लिए उन्हें मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 4 क्लॉज 3, वाइड डिसेमिनेशन। सेक्शन 4 क्लॉज 3 के मुताबिक जानकारी को ऐसे वाइडली एक्सेसिबल फॉर्म में फैलाना चाहिए जो आम जनता के लिए इजी टू एक्सेस हो। नेक्स्ट आता है क्लॉज सेक्शन 4 क्लॉज 4, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड। तो सेक्शन 4 क्लॉज 4 बताता है कि जानकारी फैलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो,
लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, उस एरिया के लिए बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को चुना जाए और जहां पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का यूज किया जाए। इस जानकारी को फ्री या फिर कॉस्ट प्राइस पर प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 4 क्लॉज 3 और क्लॉज 4 का। इसमें डिसेमिनेशन का मतलब बताया गया है कि डिसेमिनेशन का मतलब है जानकारी को अलग अलग जरिए से लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि नोटिस बोर्ड्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पब्लिक अनाउंसमेंट्स के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर ऑफिस इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रखना। तो चलिए अब हम आरटीआई एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, जो आपकी एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं। सेक्शन 5 डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ। तो एक्ट लागू होने के 100 दिन के अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी को सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। इनका मेन काम है सिटीजन को आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकंड आता है हमारा असिस्टेंट पीआईओ एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असिस्टेंट पीआईओ भी अपॉइंट होते हैं। इनका काम है आरटीआई एप्लीकेशन या अपील्स को रिसीव करना और उन्हें आगे सही अथॉरिटीज को भेजना। अगर आप अपनी एप्लीकेशन एक असिस्टेंट पीआईओ को देते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम में 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। थर्ड आता है हमारा ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। तो पीआईओ का मेन काम है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और एप्लीकेशन को ज़रूरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। फोर्थ आता है हमारा असिस्टेंस फ्रॉम अदर ऑफिसर्स। तो पीआईओ किसी भी दूसरे ऑफिसर से हेल्प मांग सकते हैं और अगर कोई ऑफिसर हेल्प देने से मना करे या कोई वायलेशन होती है तो उस ऑफिसर को भी पीआईओ की तरह रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आरटीआई की सबसे ज़रूरी बात की कि आप आरटीआई अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है हाउ टू अप्लाई। तो कोई भी व्यक्ति आरटीआई के लिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर सकता है। आप अपनी एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश या उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। एप्लीकेशन सीपीआईओ, एसपीआईओ या सीएपीआईओ या एसएपीआईओ को सबमिट करनी होती है। इसके साथ एक प्रेस्क्राइब्ड फी लगाना भी ज़रूरी है। सेकंड आता है हेल्प फॉर इलिटरेट या डिसेबल्ड। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या डिसेबल्ड है तो पीआईओ उनकी जुबानी रिक्वेस्ट को लिखित फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। थर्ड आता है नो रीजन नीडेड। तो आरटीआई एप्लीकेशन देते समय आपको कोई रीजन बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना ज़रूरी है। और फोर्थ आता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने गलती से गलत पब्लिक अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी है तो उस अथॉरिटी को ये एप्लीकेशन 5 दिन के अंदर सही पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करनी होगी और एप्लीकेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि आपकी आरटीआई रिक्वेस्ट का जवाब कितने दिन में मिलेगा और उसके क्या नियम है। चलिए समझते हैं सेक्शन 7 को, डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट। फर्स्ट आता है हमारा टाइम लिमिट टू रिस्पॉन्ड। तो एक पीआईओ आपकी रिक्वेस्ट का जवाब 30 दिन के अंदर देना ज़रूरी है, लेकिन अगर मामला किसी की लाइफ या लिबर्टी से जुड़ा है तो जवाब 48 घंटे के अंदर देना होता है। सेकंड आता है नो रिस्पॉन्स का मतलब है डीम्ड रिजेक्शन। अगर 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट माना जाएगा। इसके बाद आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। थर्ड आता है इंटीमेशन ऑफ एडिशनल फी। अगर आपको एक्स्ट्रा फी देनी है तो पीआईओ आपको उसका एग्जैक्ट अमाउंट और कैलकुलेशन बताएगा। इसके साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस फी के खिलाफ अपील करने का हक है या नहीं। फोर्थ आता है सपोर्ट फॉर डिसेबल्ड एप्लीकेंट। तो पीआईओ को ये इंश्योर करना होगा कि डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स को इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिले, जैसे कि ब्रेल। फिफ्थ आता है फी स्ट्रक्चर। तो आरटीआई की फी रीजनेबल होनी चाहिए और बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट से कोई फी नहीं ली जाती है। और अगर पीआईओ डेडलाइन मिस कर देता है तो इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ चार्ज देनी होगी। सिक्स्थ आता है थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन। अगर इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से जुड़ी है तो पीआईओ को उसे डिस्क्लोज करने से पहले
उस थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन पर गौर करना जरूरी है। 7th आता है रिजेक्शन कम्युनिकेशन। अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो पीआईओ आपको रिजेक्शन का कारण, अपील करने का टाइम लिमिट और अपीलिएट अथॉरिटी की पूरी जानकारी देगा। 8th आता है हमारा फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मांगी है उसी में दी जाएगी जब तक कि उसे एक्सेसिव रिसोर्सेज ना लगे हों या वो रिकॉर्ड्स की सेफ्टी पर असर ना डालती हो। क्या आप जानते हो आरटीआई के थ्रू हर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ ऐसी भी डिटेल्स होती हैं जो गवर्नमेंट आपसे छुपा सकती है, लेकिन क्यों? आइए समझते हैं सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। सबसे पहले आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन कंट्री की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फॉरेन रिलेशंस को नुकसान पहुंचाता है तो वो सारे शेयर नहीं होंगे। मतलब जो चीज देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए वो आरटीआई के अंदर एग्जेम्प्टेड है। सेकंड आता है हमारा कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन। अगर कोर्ट ने किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना किया है या वो डिस्क्लोज करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाए तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। थर्ड आता है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को तोड़ती है वो भी डिनाई हो जाएगी। फोर्थ आता है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स, आईपीआर और कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस। अगर इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट कंपनी का ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस लीक कर देती है और उससे थर्ड पार्टी का नुकसान होता है तो वो नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। फिफ्थ आता है हमारा फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अगर इंफॉर्मेशन किसी ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन से रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर पेशेंट या लॉयर क्लाइंट, तो वो कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ तभी डिस्क्लोज होगी जब पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा हो। सिक्स्थ आता है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। जो इंफॉर्मेशन हमें किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियली दी है वो एग्जेम्प्टेड है। सेवेंथ आता है हमारा इंगेजमेंट। अगर किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से किसी की जान या सेफ्टी को खतरा हो या पुलिस के सीक्रेट इन्फॉर्मर्स की आइडेंटिटी खुल जाए तो वो डिनाई हो जाएगी। एट्थ आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड। अगर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या प्रोसिक्यूशन को डिस्टर्ब करने वाली इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी इंसान की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है या जो उसकी प्राइवेसी को वायलेट करती है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लोज किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे एक्सेप्शन टू एग्जम्पशन। एक गोल्डन रूल है, जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती वो आम सिटीजन को भी डिनाई नहीं हो सकती। और सेक्शन 8 क्लॉज 2 कहता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेट करता है तो एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा 20 ईयर रूल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंफॉर्मेशन 20 साल पुरानी हो गई है तो वो डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। बस एग्जम्पशंस है नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और कैबिनेट पेपर्स। और 20 साल का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जो अपीलिएबल है। तो दो आरटीआई का मतलब इंफॉर्मेशन मिलना नहीं होता। कभी कभी कॉपीराइट, पार्शियल डिस्क्लोजर और थर्ड पार्टी का इशू भी आता है। आइए समझते हैं सेक्शन 9 से 11 ऑफ आरटीआई एक्ट को। सेक्शन 9 जो है हमारा, इसमें आता है कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई इंफॉर्मेशन देने से किसी और के कॉपीराइट टूट जाता है तो पीआईओ आपकी आरटीआई रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कॉपीराइट खुद सरकार का है तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 पार्शियल डिस्क्लोजर। अब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है और कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक है, तो क्या होगा? तो जो पार्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है वो आपको मिल जाएगा। सेकंड, पीआईओ आपको क्लियरली बताएगा कि सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और थर्ड, साथ ही ये भी बताना होगा कि किस वजह से कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई है
डिसीजन लेने वाले ऑफिसर का नाम और डेसिग्नेशन, अगर कोई फी लगती है तो उसका डिटेल, और आपके अपील राइट्स, मतलब आप किस बात पे अपील कर सकते हो, नॉन डिस्क्लोजर फीस या फॉर्म ऑफ एक्सेस। इसको कहते हैं सेवरेबिलिटी, यानी जो एग्जेम्प्टेड है उससे अलग करके बाकी इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट आता है सेक्शन 11 थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए आरटीआई किसी तीसरे इंसान या कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फो से रिलेटेड है। इस केस में पीआईओ को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट के पीआईओ को 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को नोटिफाई करना होगा कि आपने इंफॉर्मेशन मांगी है। सेकंड, थर्ड पार्टी के पास 10 दिन है अपना ऑब्जेक्शन लिखित या ओरल फॉर्म में देने के लिए। थर्ड है कि पीआईओ को उनकी बात कंसीडर करके 40 दिन के अंदर डिसीजन लेना होगा। और फोर्थ, जो भी फाइनल डिसीजन होगा थर्ड पार्टी को नोटिफाई करना होगा और उन्हें भी अपील का राइट है अंडर सेक्शन 19। इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है, एक्सेप्ट ट्रेड सीक्रेट्स जो लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं। आरटीआई के लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर कितने टाइम तक काम करते हैं, चलिए समझते हैं सेक्शन 12 और 13। सेक्शन 12 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाती है। अब इसके मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें होते हैं एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी और मैक्सिमम 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशनर कमिश्नर आईसी। अब अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट करती है एक कमेटी जिसमें 3 लोग होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का। नेक्स्ट है लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। और थर्ड है एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम नॉमिनेट करता है। अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो ये लोग पब्लिक लाइफ के एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, जैसे लॉ, मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस या गवर्नेंस के एक्सपर्ट। लेकिन ये लोग एमपी, एमएलए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए या बिजनेस प्रोफेशन कर रहे इंसान नहीं हो सकते हैं। अब हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं तो सीआईसी का मेन ऑफिस दिल्ली में होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और ऑफिस इंडिया के अलग अलग सिटीज में खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 13 टर्म एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सीआईसी एंड आईसी। सबसे पहले आता है टेन्योर। तो सीआईसी और आईसी दोनों की टर्म होती है 5 साल या 65 साल की एज तक, जो पहले आ जाए, और इसमें रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है। हाँ, आईसी को सीआईसी प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उनका टोटल टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। अब आता है अदर प्रोविजंस। तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने ओथ लेना होता है। वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं लिखित रूप में या फिर सेक्शन 14 के अंडर रिमूव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड अलाउंस। तो सीआईसी की सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और आईसी की सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। और पेंशनर के केस में सैलरी एडजस्ट होती है, लेकिन एक बार अपॉइंट हो गए तो उनकी सैलरी अलाउंस उनके अगेंस्ट चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्टाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए स्टाफ प्रोवाइड करवाती है और उनके सर्विस रूल्स बनाती है। आरटीआई के पावरफुल कमिश्नर को अगर हटाना हो तो प्रोसेस क्या होता है, और अगर स्टेट अपना इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे बनाती है, आइए समझते हैं सेक्शन 14 और 15 को। सेक्शन 14 में आता है रिमूवल ऑफ सीआईसी और आईसी। तो ग्राउंड्स क्या होते हैं रिमूवल के, जो कि प्रेसिडेंट करता है। तो सबसे पहला रिमूवल का ग्राउंड आता है कि सीआईसी या आईसी को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद प्रूव हो जाए कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या वो अपने ड्यूटीज के लिए इनकैपेसिटेटेड हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी निभा नहीं पा रहे हैं। तो इंक्वायरी के दौरान उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। अब आता है कि डायरेक्ट रिमूव कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी कि दिवालिया निकल गया है, अगर किसी मॉरल टर्पिट्यूड क्राइम में कन्विक्टेड है, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, और अगर वो मेंटली या फिजिकली अनफिट हो गए हैं,
और अगर उनके पास ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो उनकी इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। और एक क्लियर पॉइंट है कि अगर वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या डील से फायदा उठा रहे हैं तो ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 15 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सबसे पहले आता है एस्टेब्लिशमेंट। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना होता है। अब आता है हमारा कंपोजिशन। इसमें होते हैं एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर SCIC और मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर SIC। अब अपॉइंटमेंट आता है तो SCIC और SIC को अपॉइंट करता है गवर्नर एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जिसमें होते हैं चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो CM नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन। अगर ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं है तो सबसे बड़ा अपोजिशन ग्रुप का लीडर कमिटी में होगा। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी। तो ये लोग होने चाहिए एमिनेंट पर्सन जिनको लॉ, साइंस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो। इसमें MP, MLA, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर या पॉलिटिकल पार्टी मेंबर या बिजनेस प्रोफेशन करने वाले लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर है कि कमीशन के हेड ऑफिस वही होगा जहां स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और ज़रूरत पड़ने पर और ऑफिस भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूरे कमीशन के अफेयर्स को मैनेज करता है। ये कमीशन इंडिपेंडेंट होता है और किसी और अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने टाइम तक काम करते हैं और अगर उन्हें हटाना हो तो प्रोसेस क्या है, आइए समझते हैं सेक्शन 16 और 17 को। सेक्शन 16 हमें बताता है टर्म ऑफ ऑफिस एंड सर्विस कंडीशंस। तो सबसे पहले आता है हमारा टर्म। तो SCIC और SIC दोनों की टर्म होती है 5 साल या 65 साल की एज तक, जो पहले आ जाए, और इसमें रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है। हाँ, SIC को लेटर SCIC बनाया जा सकता है लेकिन टोटल टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओथ। तो अपॉइंटमेंट के बाद वो अपना ओथ गवर्नर या गवर्नर के ऑथराइज किए गए इंसान के सामने लेते हैं। अब आता है हमारा रेजिग्नेशन और रिमूवल। वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को लिखित में दे सकते हैं और रिमूवल होता है सेक्शन 17 के रूल के हिसाब से। अब आती है सैलरी। तो SCIC की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है और SIC की सैलरी होती है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इक्वल। अब आता है पेंशन एडजस्टमेंट। तो अगर पहले से उन्हें पेंशन मिल रही है किसी गवर्नमेंट सर्विस से तो उनकी सैलरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जाएगी। अब आता है प्रोटेक्शन। तो एक बार अपॉइंटमेंट हो गए तो उनकी सर्विस कंडीशन को उनके अगेंस्ट चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ सपोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए ज़रूरी ऑफिसर और स्टाफ प्रोवाइड करती है जिससे कमीशन स्मूथली काम कर सके। अब आता है हमारा सेक्शन 17 रिमूवल ऑफ SCIC और SIC। तो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं और इसे रिमूव किया जाता है गवर्नर द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। तो अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद गवर्नर SCIC या SIC को हटा सकते हैं। इंक्वायरी के दौरान गवर्नर उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिमूवल बाय गवर्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर SCIC और SIC इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, किसी मॉरल टर्पिट्यूड क्राइम में कन्विक्टेड हो जाए, पेड एम्प्लॉयमेंट ले लें, मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जाए या उनके पास ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जो उनके इम्पार्शियल काम को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिसकंडक्ट क्लॉज। अगर SCIC या SIC स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस से बेनिफिट लेते हैं तो ये डायरेक्टली मिसबिहेवियर माना जाता है। इमेजिन करो आपने RTI डाली पर कोई जवाब नहीं आया, या आपसे इतनी फीस मांग ली गई कि दिमाग घूम गया, या आपको अधूरी झूठी इंफॉर्मेशन दी गई। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? दोस्तों, यही प्रॉब्लम आती है तो एक ही दरवाज़ा खुलता है, इंफॉर्मेशन कमीशन। RTI एक्ट का सबसे पावरफुल सेक्शन 18
जो आपको जस्टिस दिलाता है। तो देखिए सेक्शन 18 इंफॉर्मेशन कमीशन को दो मेन काम देता है, ड्यूटी और पावर। पहले बात करते हैं ड्यूटी की, यानी उनका फर्ज क्या है। तो ड्यूटी आती है कि ड्यूटी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स। कमीशन की मेन ड्यूटी ये है कि वो रिसीव करे और कंप्लेन को इंक्वायर करे, यानी शक्तियों को लेना और उनकी जांच करना। सेकंड आता है, अब कंप्लेन कौन कर सकता है। ये सवाल है कि कौन कंप्लेन कर सकता है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कोई भी, यानी एनीवन कंप्लेन कर सकता है। सबसे पहले जिसने आरटीआई, अगर आप आरटीआई रिक्वेस्ट सबमिट ही नहीं कर पाए, या तो वहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं है, या उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं एप्लीकेशन नहीं लूँगा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये कंप्लेन का ग्राउंड है। नेक्स्ट है कि आरटीआई का सबसे कॉमन इशू, आपको टाइम के अंदर कोई जवाब ही नहीं मिला, यानी आरटीआई डेड हो गई, ये भी एक कंप्लेन है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप अनरीजनेबल या बहुत ज़्यादा फीस लगा दी गई, आपको लगा कि ये फीस गलत है, तो कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको इनकम्प्लीट यानी कि आधी अधूरी या मिसलीडिंग, भटकाने वाली या फॉल्स, झूठी इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप कमीशन के पास जा सकते हैं। और लास्ट है इसमें कि, और लास्ट में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेने में कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आई है, तो ये कैच कॉल क्लॉज आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है पावर, इंक्वायरी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब आते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर पर। ये पावर इसलिए दी गई है ताकि वो अच्छी तरह जांच कर सके। सबसे पहले, अगर कमीशन को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, यानी शिकायत में दम है, तो वो इनिशिएट इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी जांच शुरू कर सकते हैं। अब आता है पावर लाइक सिविल कोर्ट, और ये इंक्वायरी करते वक्त सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर होती है सिविल कोर्ट जैसी, यानी एक दीवानी अदालत जैसी शक्तियां। जैसे समनिंग एंड एग्जामिनिंग पीपल, किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उससे पूछताछ करना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डिमांडिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स या कागजात की डिमांड करना। नेक्स्ट है टेकिंग एफिडेविट्स, हलफनामा या एफिडेविट्स लेकर टेस्टिमनी रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगवाना और उनकी जांच करना। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग विटनेस, गवाहों यानी विटनेस की जांच करना। अब आता है एक्सेस टू गवर्नमेंट हेल्ड रिकॉर्ड्स, और सबसे बड़ी पावर, कमीशन कैन एक्सेस एनी गवर्नमेंट हेल्ड रिकॉर्ड, यानी वो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इवन इफ अदर लॉ प्रोहिबिटेड इट। मतलब अगर कोई भी कानून कहता है कि ये फाइल कॉन्फिडेंशियल है, तो भी आरटीआई कमीशन उसे देख सकता है। ये ही है इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो दोस्तों सेक्शन 18 आपका सबसे बड़ा हथियार है, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आपकी आरटीआई को सीरियसली नहीं ले रही है तो। सोचो अगर आपकी कंप्लेन भी रिजेक्ट हो जाए तो, या अगर कोई पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो उस पर क्या एक्शन होगा। दोस्तों आरटीआई एक्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना नहीं सिखाता, यह आपको जस्टिस लेना भी सिखाता है। अब आता है सेक्शन 19 अपील्स। जब आपकी आरटीआई एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम आती है, तो आप अपील करते हैं, और सेक्शन 19 आपको दो लेवल्स की अपील देता है। सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट अपील। अगर एप्लीकेंट को टाइम पर जवाब नहीं मिलता, या वो डिससेटिस्फाइड है, तो वो सीनियर ऑफिसर को अपील कर सकता है। इसके लिए आपके पास 30 दिन होते हैं, रीजन के साथ ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है। सेकंड आता है सेकंड अपील। अगर आप फर्स्ट अपील के डिसीजन से भी खुश नहीं हैं, तो आप सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन को अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट अपील के डिसीजन के 90 दिन के अंदर जाना होगा। और नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड अपील। कभी कभी आरटीआई में ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जो किसी दूसरे व्यक्ति या थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज यानी जाहिर हो जाती है, तो वो थर्ड पार्टी भी 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। अब देखिए कुछ की पॉइंट हैं इस सेक्शन के, जैसे कि अपील को 30 से 45 दिन के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो बर्डन टू
द बर्डन टू जस्टिफाई डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन लाइज ऑन द पीआईओ, यानी अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो उससे ही प्रूव करना होगा कि वो कानून के हिसाब से सही कर रहा है, और कमीशन का डिसीजन बाइंडिंग होता है, यानी उसे मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कमीशन क्या क्या कर सकता है। वो ऑर्डर इन्फॉर्म वो ऑर्डर इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड, यानी इंफॉर्मेशन शेयर करने का ऑर्डर दे सकता है। रिकमेंड रिफॉर्म्स, यानी सिस्टम सुधारने के लिए सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट है अवार्ड कंपनसेशन, यानी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन दे सकता है, या फिर इम्पोज पेनल्टी या पेनल्टी लगा सकता है, या अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब आता है हमारा सेक्शन 20 पेनल्टीज यानी जुर्माना। ये वो सेक्शन है जो पीआईओ को डराता है। सेक्शन 20 बताता है कि पीआईओ पर पेनल्टी कब लगेगी। अगर एक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिनाय करता है इंफॉर्मेशन को बिना किसी रीजन के, या फिर वो इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, या फिर रॉन्ग या इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, गलत या अधूरी जानकारी देता है, या डिले करता है रिप्लाई में, जवाब देने में देरी करता है, या डिस्ट्रॉय कर देता है इंफॉर्मेशन को ही नष्ट कर देता है, तो कमीशन फाइन इम्पोज कर सकता है 250 रुपये प्रतिदिन का, जो 25,000 तक जा सकता है। अगर ये गलती बार बार हो रही है, परसिस्टेंट है ये गलती, और जानबूझकर डेलिबरेटली किया जा रहा है, तो कमीशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21 प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शन। ये सेक्शन पीआईओ और ऑफिशियल को डर से बचाता है। सेक्शन 21 कहता है कि अगर कोई ऑफिसर गुड फेथ में यानी अच्छे इरादे से कोई काम करता है तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करता है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22 आरटीआई ओवरराइड्स अदर लॉ। अब आती है आरटीआई की अल्टीमेट पावर। सेक्शन 22 ये डिक्लेयर करता है आरटीआई एक्ट बाकी सब लॉज पर प्रिवेल करता है, यानी वो सबसे ऊपर है। स्पेसिफिकली आरटीआई एक्ट प्रिवेल ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और एनी अदर कन्फ्लिक्टिंग लॉ पर भी। यानी अगर किसी और कानून में इंफॉर्मेशन देने से मना किया गया है और आरटीआई एक्ट कहता है कि देनी है, तो आरटीआई एक्ट की बात मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23 बार ऑन कोर्ट जुरिस्डिक्शन। और फाइनली सेक्शन 23 ये कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट चैलेंज आरटीआई रिलेटेड डिसीजन, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन को छोड़कर नॉर्मल कोर्ट्स आरटीआई के डिसीजन में दखल नहीं दे सकते। आरटीआई के सारे डिसीजन सिर्फ आरटीआई एक्ट के अंदर ही अपील के थ्रू चैलेंज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आरटीआई एक्ट एक सेल्फ कंटेन्ड मैकेनिज्म है। तो दोस्तों इन सेक्शन के जरिए आपने देखा कि आरटीआई एक्ट कितना पावरफुल है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगने का नहीं बल्कि जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने का कानून है। क्या आप जानते हैं इंडिया में कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जहां आरटीआई एक्ट अप्लाई ही नहीं होता, और अगर आप उन एजेंसीज में भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो कौन से एक्सेप्शन है, और क्या सिर्फ आरटीआई डालना ही काफ़ी है या गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस कानून के बारे में सिखाए। सेक्शन 24, 25 और 26 ये सेक्शन एक्ट की रीच और गवर्नमेंट की ड्यूटी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 24। ये वो सेक्शन है जहां आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होता। आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल, यानी देश की कुछ सुरक्षा और खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो सेकंड शेड्यूल में लिस्ट की गई हैं उन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो जानना ज़रूरी है। इसका एक्सेप्शन है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन कैन बी सॉट विद अप्रूवल एंड विद इन 45 डेज। यानी अगर उन एजेंसीज में करप्शन या मानव अधिकार उल्लंघन ह्यूमन राइट्स वायलेशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन है तो आप वो मांग सकते हैं, वो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ, और इसका डिसीजन 45 दिन के अंदर मिलना चाहिए। और ये एजेंसीज परमानेंट नहीं है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड और रिमूव एजेंसीज फ्रॉम दिस लिस्ट बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन।
यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देकर इस लिस्ट में एजेंसीज को जोड़ या हटा सकती हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 25 इंफॉर्मेशन कमीशन। अब आता है हमारा सेक्शन 25 एनुअल रिपोर्टिंग, सालाना रिपोर्ट। सेक्शन 25 इंफॉर्मेशन कमीशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी देता है एनुअल रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट्स ऑन आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन, यानी साल में एक बार आरटीआई के लागू होने पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट के लिए ईच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से सप्लाई किया जाता है डेटा को, यानी हर मंत्रालय विभाग को अपना डेटा कमीशन को देना होगा। इन रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? तो रिपोर्ट्स में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, अपील, रिजेक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन और रिफॉर्म सजेस्टेड, यानी कितनी रिक्वेस्ट आई, कितनी अपील्स हुई, कितनी रिजेक्ट हुई, कितने ऑफिसर्स पर एक्शन हुआ और क्या सुधार, रिफॉर्म सजेस्ट किए गए। और ये रिपोर्ट्स जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, संसद या विधानसभा के सामने पेश की जाती हैं ताकि सबको पता चले कि आरटीआई एक्ट कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 आरटीआई अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जागरूकता और शिक्षा। ये वो सेक्शन है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बताता है। सेक्शन 26 कहता है कि गवर्नमेंट शुड कंडक्ट आरटीआई एजुकेशनल प्रोग्राम स्पेशली फॉर डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज, यानी आरटीआई के बारे में शिक्षा प्रोग्राम चलाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं। प्रमोट पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज आरटीआई एक्ट इफेक्टिवली, यानी लोगों को शिकायतें कि आरटीआई एक्ट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यानी लोगों को सिखाए कि आरटीआई एक्ट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए ऑब्लिगेशंस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट मस्ट डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए, एनकरेज करे पब्लिक अथॉरिटीज को टू ऑर्गेनाइज और पार्टिसिपेट, दूसरे विभाग को मोटिवेट करें, प्रमोट टाइमली एंड एक्यूरेट शेयरिंग, इंफॉर्मेशन टाइमली और एक्यूरेटली शेयर हो, और ट्रेन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ को ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करे। सेकंड है कि विद इन 18 months of act the government must publish a user guide in official language to help people understand their rights, यानी कानून लागू होने के 18 महीने के अंदर सरकार को ऑफिशियल भाषा में एक यूजर गाइड पब्लिश करनी होती है ताकि वो अपने अधिकार समझ सके। दिस गाइड शुड इंक्लूड पर्पस ऑफ द एक्ट, यानी एक्ट का मकसद क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, how to apply for information, duties of information officer, role of information commission, legal remedies जैसे कि appeals और voluntary disclosure rules जो information खुद से देनी चाहिए, और फीस स्ट्रक्चर एंड अपडेट्स, यानी फीस कितनी है, और ये गाइड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, यानी इसमें समय समय पर बदलाव होना चाहिए। तो दोस्तों सेक्शन 26 ये साबित करता है कि आरटीआई सिर्फ मांगने का अधिकार नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने की सरकारी जिम्मेदारी भी है। सेक्शन 27 कहता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बना सकती है। ये रूल्स किस चीज़ के बारे में हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन कॉस्ट, यानी आरटीआई इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने और लोगों तक पहुंचाने का खर्चा। एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन फीस, आरटीआई फाइल करने की फीस। इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी और सर्विस टर्म्स। अपील प्रोसीजर, अगर किसी को अपील करनी है तो उसका प्रोसेस, और कोई भी ज़रूरी चीज़ जो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। तो क्लियरली गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर्स है बट बाउंड्रीज के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, जैसे कोर्ट या लेजिस्लेचर। इनके पास भी कुछ चीज़ों के लिए रूल्स बनाने की पावर होती है, जैसे इंफॉर्मेशन मटेरियल का कॉस्ट, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन फीस, और कोई भी ज़रूरी रूल जो उन्हें बनाना हो। यानी गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ अथॉरिटीज़ के पास ये पावर होती है पर लिमिटेड स्कोप में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29 लेइंग ऑफ रूल्स।
रूल बनाने के बाद क्या होता है, उन्हें अप्रूव भी तो करना पड़ता है। सेक्शन 29 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए रूल्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने 30 दिन के लिए रखे जाते हैं। अगर पार्लियामेंट को रूल पसंद नहीं आया तो वो कैंसिल या मॉडिफाई भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स उनके स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाते हैं। तो यहाँ भी एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। अब आता है सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अब मान लो आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई दिक्कत आ गई तो क्या करें। सेक्शन 30 ये अलाउ करता है कि अगर कोई डिफिकल्टी आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर जब से एक्ट लागू हुआ हो। और हाँ, ये ऑर्डर भी दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 31, रिपील ऑफ प्रीवियस एक्ट। लास्टली सेक्शन 31 कहता है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को ऑफिशियली रिपील कर दिया गया है, यानी आरटीआई एक्ट के आने के बाद वो पूरा लॉ अब वैलिड नहीं रहा। न्यू लॉ न्यू सिस्टम बेटर अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों ये था आरटीआई एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर 31 तक का डिटेल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शन आपको सबसे पावरफुल लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आरटीआई के और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपको बनाएगा एक इन्फॉर्म सिटीजन। तब तक के लिए जय हिंद और अपने हक का इस्तेमाल कीजिए।